छूटा हुआ मलबा है जो हमें बताता है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। ये एक तरह के टाइम कैप्सूल हैं। तो हमने ब्रह्मांड में अपना पता देख लिया। अब चलिए सीधे अपने घर यानी पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी को समझने के लिए सबसे अच्छी चीज है ग्लोब। लेकिन ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है, इसमें कुछ राज छिपे हैं, है ना? जैसे इसका झुकाव। हाँ, और वो झुकाव ही पृथ्वी का सबसे बड़ा राज है। हम देखते हैं कि ग्लोब पर पृथ्वी अपनी धुरी यानी कि एक्सिस पर सीधी नहीं खड़ी है, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हाँ, ये मामूली सा झुकाव सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर ये झुकाव 0 डिग्री होता तो पृथ्वी पर मौसम होते ही नहीं। दिल्ली में पूरे साल एक जैसा ही तापमान रहता, न सर्दियां आती न गर्मियां। ये 23.5 डिग्री का झुकाव ही हमारी दुनिया को इतना रंगीन और विविध बनाता है। ये तो कमाल की बात है। तो हमने ग्लोब पर पृथ्वी को देख लिया, लेकिन मान लीजिए मुझे ग्लोब पर किसी खास जगह जैसे नई दिल्ली को ढूंढना है, तो मैं कैसे बताऊंगी कि वो ठीक ठीक कहाँ है? इसके लिए हमें पृथ्वी के अपने एड्रेस सिस्टम को समझना होगा, जिसे अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ओके। इसे ऐसे सोचिए कि हमने पूरी पृथ्वी पर एक ग्राफ पेपर लपेट दिया है। इस पर जो आड़ी लेटी हुई रेखाएं हैं वो हैं अक्षांश, और जो खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं वो है देशांतर। भारत का मुख्य भूभाग लगभग 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाता है, और देश के बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तर पर एक बहुत ही खास अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये भारत को लगभग 2 अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है। एक उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल दक्षिण, और दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल उत्तर। इसी एक रेखा की वजह से भारत के मौसम, फसलों और यहाँ तक कि संस्कृति में इतनी ज्यादा विविधता है। और देशांतर यानी खड़ी रेखाओं का क्या काम है? क्या वो सिर्फ जगह बताने के लिए है? नहीं, देशांतर का सीधा संबंध समय से है। इसे ऐसे समझिए कि सूरज की रोशनी एक बड़ी टॉर्च की तरह है और पृथ्वी एक घूमता हुआ ग्लोब है। जैसे जैसे ग्लोब घूमता है, टॉर्च की रोशनी अलग अलग हिस्सों पर पड़ती है। देशांतर रेखाएं बस ये ट्रैक करती हैं कि आपका शहर उस रोशनी के नीचे कब आएगा। चूंकि भारत एक विशाल देश है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 30 डिग्री देशांतर का फर्क है, जिसका मतलब है लगभग 2 घंटे का अंतर। 2 घंटे? तो क्या इसका मतलब ये है कि जब अरुणाचल में सूरज उग चुका होता है तब गुजरात में अंधेरा होता है? बिल्कुल। इसी उलझन से बचने के लिए हमने देश के लगभग बीच से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के समय को पूरे देश का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। अच्छा, ताकि सब जगह एक ही समय हो। हाँ, तो जब हमारी घड़ी में 7 बजते हैं तो वो असल में इस एक खास देशांतर रेखा का समय होता है, ताकि पूरे देश में ट्रेनों से लेकर दफ्तरों तक सब कुछ एक साथ चल सके। तो हमने पृथ्वी का नक्शा समझ लिया, लेकिन जैसा आपने कहा, ये स्थिर नहीं है, ये नाच रही है, घूम रही है। इसकी 2 गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण। हाँ, और ये दोनों गतियां हमारे जीवन का हर दिन और हर साल तय करती हैं। घूर्णन यानी रोटेशन तो आसान है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमना। इसमें 24 घंटे लगते हैं और इसी से दिन और रात होते हैं। जो हिस्सा सूरज के सामने वहाँ दिन, जो पीछे चला गया वहाँ रात। बिल्कुल। और परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, वो थोड़ा जटिल लगता है। हाँ। परिक्रमण का मतलब है पृथ्वी का सूरज के चारों ओर अपनी 365 दिन की लंबी यात्रा पूरी करना। लेकिन यहाँ वो 23-30 डिग्री का झुकाव फिर से हीरो बनकर आता है। अच्छा, वो फिर आ गया? हाँ, जब पृथ्वी अपनी यात्रा में ऐसी जगह होती है जहां उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ होता है, तो सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ गर्मियां होती हैं। इसे ऐसे समझें कि आप आग के सामने थोड़ा झुककर हाथ सेक रहे हैं। और जब पृथ्वी घूमकर दूसरी तरफ पहुंचती है और उत्तरी गोलार्ध सूरज से परे झुक जाता है, तो किरणें तिरछी पड़ती हैं और यहाँ सर्दियां होती हैं। तो अयनांत, सोल्स्टिस और विषुव, इक्विनॉक्स का मतलब यही है, यानी साल के वो खास दिन? बिल्कुल। अयनांत या सोल्स्टिस वो दिन है जब पृथ्वी का झुकाव सूरज की तरफ सबसे ज्यादा या सबसे कम होता है, जिससे हमें साल का सबसे लंबा दिन गर्मी में और सबसे छोटा दिन सर्दी में मिलता है। और विषु या इक्विनॉक्स वो 2 दिन हैं जब पृथ्वी का झुकाव ना तो सूरज की तरफ होता है ना उससे परे, बल्कि बिल्कुल साइड में होता है। उस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात ठीक बराबर होते हैं।
ये पृथ्वी के साल भर के कैलेंडर के अहम पड़ाव हैं। ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। और इन नोट्स में पृथ्वी के अपने सिस्टम का भी जिक्र है, 4 परिमंडल या डोमेन्स। ये क्या है? ये पृथ्वी को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। सोचिए, पृथ्वी 4 बड़ी परतों से बनी है। पहली स्थलमंडल, लिथोस्फीयर यानी जमीन, चट्टानें, पहाड़। ठीक है। दूसरी जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी सारे महासागर, नदियां, झीलें, ग्लेशियर। तीसरी वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, हवा की वो परत जिसने हमें घेर रखा है। और चौथी, वो सबसे जरूरी लगती है। हाँ, चौथा है जीवमंडल, बायोस्फीयर। ये कोई अलग जगह नहीं है, बल्कि ये वो जादुई हिस्सा है जहां बाकी तीनों जमीन, पानी और हवा मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। ओह, समंदर की गहराई से लेकर पहाड़ों की ऊंचाइयों तक जहां भी जीवन है वो जीवमंडल का हिस्सा है। ये चारों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। इस जुड़ाव को भारत के उदाहरण से समझ सकते हैं। भारत इसका सबसे शानदार उदाहरण है। चलिए भारत के 3 प्रमुख भौतिक स्वरूपों को देखते हैं। सबसे ऊपर है हिमालय यानी स्थलमंडल। लेकिन इसे सिर्फ पहाड़ कहना इसकी अहमियत को कम करना है। ये पहाड़ एक मौसम बनाने वाली मशीन है। ये मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं यानी वायुमंडल को रोकता है और मानसूनी हवाओं को रोककर बारिश करवाता है। और इन्हीं पहाड़ों से नदियां मतलब जलमंडल निकलती हैं। ठीक पकड़ा। हिमालय से निकलने वाली गंगा और यमुना जैसी नदियां अपने साथ लाई मिट्टी से उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण करती हैं। ये मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से हैं, जहां घनी आबादी यानी जीवमंडल बसता है। तो देखिए कैसे स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल की कहानी आपस में गुथी हुई है। बिल्कुल। और इन मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी क्या कहानी है? वो भारत का सबसे पुराना हिस्सा है, एक मजबूत प्राचीन चट्टानी ब्लॉक। ये खनिजों का खजाना है। भारत का ज्यादातर लोहा, कोयला और दूसरे खनिज इसी पठार से आते हैं, जो हमारे उद्योगों की रीढ़ हैं। तो हिमालय जहां मौसम और पानी का स्रोत है, वहीं पठार हमारी औद्योगिक शक्ति का। ये दोनों मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो एक पूरी तस्वीर बनती है। ब्रह्मांड में हमारी एक खास जगह है। हमारी पृथ्वी एक खास कोण पर झुकी है जिससे मौसम बनते हैं। उस पृथ्वी पर भारत एक ऐसी जगह स्थित है जहां कर्क रेखा उसे 2 हिस्सों में बांटती है। और यहाँ हिमालय जैसी एक अनूठी संरचना है जो नदियों को जन्म देती है, जो मैदान बनाती हैं जिन पर करोड़ों लोग रहते हैं। बिल्कुल, यही भौगोलिक सोच है। ये समझना कि एक किसान जो उत्तर प्रदेश के मैदान में गेहूं उगा रहा है, उसकी फसल असल में लाखों साल पहले हिमालय के बनने और पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकने पर निर्भर करती है। वाह! जब हम इन कनेक्शंस को देख पाते हैं तो भूगोल सिर्फ एक विषय नहीं रहता, बल्कि दुनिया को देखने का एक नजरिया बन जाता है। तो हमने इन स्रोतों से बहुत कुछ निकाला। ये सिर्फ परीक्षा के लिए तथ्य नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन स्रोतों में पृथ्वी के परिमंडलों, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल का जिक्र है, जो लाखों सालों से एक संतुलन में काम कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे उन्होंने भारत के भूगोल को आकार दिया। लेकिन आज का दौर अलग है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन इस संतुलन को तेजी से बदल रहे हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में कक्षा 6 से 8 की भूगोल की किताबों को कौन से नए सवाल पूछने चाहिए। जैसे कि इन स्वरूपों का क्या होगा जब ग्लेशियर पिघल रहे हों और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा हो। हमारी पीढ़ी इन परिमंडलों के बीच की कहानी को फिर से लिख रही है।